इंटरवल जो होते हैं ना, जब भी आपको नया सर्वर मिलता है तो वहां पे कोई भी इंटरवल जो है ना वो क्रिएटेड नहीं होता, ब्लैंक होता बिल्कुल। ठीक है। तो ये इंटरवल्स हम खुद क्रिएट करते हैं। बाद में अगर ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि फ्री इंटरवल जो भी होता है वो उसको लगा देते हैं, वरना हर दफा नया इंटरवल क्रिएट करके वो उसको लगाते हैं। सर ये इंटरवल के जो नंबर होते हैं इसकी कोई लिमिट होती है, मतलब मैं 1 डिजिट 2 डिजिट भी रख सकता हूँ? हाँ जी, 2 डिजिट अगर रखना है आपने तो स्टार्ट में 0 0 लगा के, तो 2 डिजिट से हाँ स्टार्ट भाई। करके 2 डिजिट पे ही खत्म कर देंगे तो वो 2 डिजिट पे ही खत्म हो जाएगा। सर इस ट्रेनिंग के बाद हमारे लिए जो फिर एंड यूजर के तौर पे काम करना तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ जी, आप कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं और आप एंड यूजर की बातें कर रहे हैं। तो सर मेरा मतलब था कि कोई उसमें कोई ऐसी चीज न्यू तो नहीं होगी, फिर बस ये जो चीजें हमने बनाई हैं हम यही वहाँ चेक करेंगे। वे ही करेंगे। अगर आप कहीं पे एंड यूजर जाते हैं तो एंड यूजर पे आपको सारा सिस्टम बनाया बनाया मिलता है, सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड होता है, हर चीज स्पेसिफिक जॉब होती है कि आपने मटेरियल खोलने हैं, आपने पीओ लगाने हैं, आपने प्रोडक्शन ऑर्डर लगाने हैं। तो हर बंदे की स्पेसिफिक जॉब होती है, उसने उस स्पेसिफिक जॉब के अंदर काम करना होता है। कोई बंदा भी एंड यूजर एसपीआरओ टी कोड यूज नहीं करता। ये सिर्फ कंसल्टेंट यूज करते हैं एसपीआरओ, OX19, OX10, OX01, OBY6, ये सारे टी कोड जो है सिर्फ कंसल्टेंट के लिए होते हैं। ठीक है। एंड यूजर एसपीआरओ वाली स्क्रीन देखी भी नहीं होती एंड यूजर ने। सही सर। हेलो। ये हम उस दिन बात MM01 हमने 2 दफा जब यूज किया था तो उसमें फिनिश प्रोडक्ट पे या हम किसी भी मटेरियल टाइप पे जब कर रहे थे तो वो हर दफा अपना नंबर चेंज कर रहा था ना सर, तो ये हर दफा। बगैर सेव किए, हाँ बगैर सेव किए ये अपना नंबर चेंज करता रहता है। लेकिन जैसे ही मटेरियल टाइप सेलेक्ट करके उसको एंटर करते हैं ना तो वो नंबर एक कंज्यूम कर देता है, वो सेव हो या ना हो। ये सिस्टम का बाई डिफॉल्ट है, एसएपी का बिहेवियर है कि वो नंबर एक, क्योंकि जब ऐसे एंटर करते हैं ना तो वो उसको एक नंबर अलॉट करने जा रहा होता है। ठीक है। हम सेव नहीं करते लेकिन उसने अपनी नंबर यहीं से ले लिया होता है तो फिर वो नंबर यूज हो जाता है। सही सर। हेलो जी जी। सर, वो स्क्रीन शेयर करनी थी मुझे। स्क्रीन बाद में शेयर करेंगे एंड पे। मैं ओके। थोड़ा सा लेक्चर दे दूं फिर एंड पे जो है ना स्क्रीन क्वेश्चन कर लेंगे सारे। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर जो हमने शुरू किया हुआ है, अगर मैं इसको बताऊं तो ये स्ट्रक्चर एक हमने शुरू किया हुआ था। ठीक है। जी सर। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। जी। इसके बाद फिर हमने क्लाइंट के ऊपर जो काम, क्लाइंट का हमें पता चल गया कि हमने जितना भी लॉगिन करना है, हमारे यूजर जो है वो क्लाइंट बेस होते हैं। ठीक है। जी सर। और उसके बाद कंपनी कोड, कंपनी कोड क्या चीज़ है मैंने आपको बता दिया। कंपनी कोड आपका जो जितने भी जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं आपके, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपके कंपनी कोड बेस होते हैं सारे। ठीक है। कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड नेम जो आपका वो है आपका कंपनी होती है। कंपनी कोड मैंने आपको बताना बनाना सिखा दिया है। ठीक है। जी सर। उसके बाद आ जाता है जी इसका प्लांट। प्लांट का आपको हमने बता दिया, प्लांट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विद इन लॉजिस्टिक। यू कैन क्लासीफाई ए प्लांट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, वेयर हाउस एंड प्लानिंग। ये प्लांट आपका एक लॉजिस्टिक एरिया होता है जो आपका फॉर प्रोडक्शन, फॉर प्रोक्योरमेंट, फॉर मेंटेनेंस, फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, इन सब काम के लिए प्लांट यूज होता है। ठीक है। यस सर। और प्लांट हमने क्रिएट कर लिया है, प्लांट का हमें आइडिया हो गया है कि किस तरह क्रिएट होता है। ठीक है। ये प्लांट की स्क्रीन हमने की हुई है। उसके बाद फिर आ जाता है जी स्टोरेज लोकेशंस। ये स्टोरेज लोकेशन हमने क्रिएट की है। स्टोरेज जी लोकेशन सर। हमें अब पता चल गया होगा कि स्टोरेज लोकेशंस क्या होती हैं। ऐसी जगह जहाँ पे हमारे स्टॉक्स पड़े होते हैं, ये हमारी बेसिकली लोकेशंस होती हैं, और हर प्लांट की अपनी जो है वो स्टोरेज लोकेशंस होती है। ठीक है। और एक प्लांट के अंदर मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन जो है वो हो सकती है। स्टोरेज लोकेशंस किस तरह क्रिएट करनी है वो हमने इस स्क्रीन के ऊपर क्रिएट की है, अगर आपको याद हो तो। जी सर। उसके बाद आ जाता है जी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कंट्रोलर्स। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कंट्रोलर्स क्या होता है
An MRP controller can be an individual role or group for roles performing the same task. For example, if three people in a company manage the packaging material procurement, then it makes sense to define one MRP controller for this. The MRP controller is preliminary responsible for attending to the requirement of materials. मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग कंट्रोलर जो होते हैं, बेसिकली जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, उनके जो प्लानर होते हैं उनको सेग्रीगेट किया जाता है मटेरियल वाइज या ग्रुप वाइज, प्लांट वाइज, स्टोर वाइज, उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। ठीक है। तो हम सिस्टम के अंदर फिर एमआरपी कंट्रोलर खोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि सिर्फ जो रिक्वायरमेंट जनरेट होती है उनको कंट्रोल करना। ठीक है। ये देखिए एग्जांपल है, थ्री पीपल्स इन अ कंपनी मैनेज द पैकेजिंग मटेरियल्स प्रोक्योरमेंट। अगर तीन बंदे पैकेजिंग मटेरियल जो है वो प्रक्योर कर रहे हैं, प्रक्योर मतलब परचेज कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, देन इट मेक सेंस टू डिफाइन वन एमआरपी कंट्रोलर फॉर दिस। द एमआरपी कंट्रोलर इज प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल when defining the MRP controller focus must be remain on making sure it's defined based on responsible role or area of working instead of individual. For example, you may have one MRP controller who is responsible for a raw material only, while other may be responsible for packaging material. जिस तरह हमने तीन मटेरियल टाइप्स बनाई है, तो हम तीन एमआरपी कंट्रोलर्स भी बना सकते हैं कि एक मटेरियल टाइप का एमआरपी कंट्रोलर एक होगा, दूसरे का दूसरा होगा, तीसरे का तीसरा होगा। तो एमआरपी कंट्रोलर की समझ आई है आपको, क्या होता है एमआरपी कंट्रोलर? सर मतलब एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर तीन बंदे काम कर रहे हैं, तो उस हाँ प्रोजेक्ट में कोई चीज परचेज करनी है तो उसको उन तीनों बंदों के लिए एक ही कंट्रोलर बनेगा। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपनी के अंदर अगर डिफरेंट चीजें परचेज हो रही है, प्रक्योर हो रही है, तो डिफरेंट चीजों को डिफरेंट कंट्रोलर लगा दी जाते हैं ताकि वो अपनी अपनी डोमेन की चीजों को कंट्रोल कर सके, कोई एक्स्ट्रा परचेज ना हो सके, एक्स्ट्रा जो है प्रक्योर ना हो सके, कोई एक्स्ट्रा, ताकि हर चीज विद इन द लिमिट रहे। ठीक है। सर यहाँ तो लिखा हुआ है कि एक ही कंट्रोलर बनेगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या, ये बोला है इस यहाँ पे आगे इसने बोला है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मटेरियल वाइल अंदर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक सेकंड यार, ये मेरे सामने लड़का एक आ गया, ये तो जरा पीछे कर लूं मैं। ये देखें, ये देखें, फॉर एग्जांपल यू मे हैव वन एमआरपी कंट्रोलर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉ मटेरियल्स ओनली। ठीक है। जी सर। एंड वाइल अदर वन another one may be responsible for packaging material। ठीक है। एक आपका फॉर रॉ मटेरियल और एक आपका फॉर पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है। जी सर। या दोनों का एक भी हो सकता है, दोनों का एक भी हो सकता है, और दो दो अलग अलग के दो भी हो सकते हैं। ठीक है। सही है सर। अच्छा, फिर आगे चलते हैं जी। एमआरपी कंट्रोलर इज असाइन दी इन दी एमआरपी वन इन द व्यू ऑफ मटेरियल मास्टर व्हेन यू सेलेक्ट द relevant MRP type in the material master by including that planning will be done on the material. The system prompts you to enter the MRP controller. Again, the MRP controller should be based on the position or responsibility rather than on the person. Later, when you run several reports, you shall be able to use the MRP controller as one of the selection criteria. पहली चीज तो वो ये कह रहा है कि जब भी हमने कोई प्रोक्योरमेंट करनी है तो एमआरपी कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल करेगा इन चीजों को। दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर यू शैल एबल टू यूज द एमआरपी कंट्रोलर एज वन ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि कल को अगर हमने जब रिपोर्टिंग देखनी है तो हम देख सकते हैं कि एक एमआरपी कंट्रोलर के अगेंस्ट क्या क्या परचेज हुई है, एक एमआरपी कंट्रोलर के अगेंस्ट कौन सी प्रोडक्शन हुई है, या एक एमआरपी कंट्रोलर के अगेंस्ट कोई भी काम हुआ, तो हम रिपोर्टिंग पर्पस भी देख सकते हैं दोनों को सेग्रीगेशन करके। आगे है दी टू कॉन्फ़िगर द एमआरपी कंट्रोलर इन एसएपी फॉलो दी
ये एक पाथ दिया हुआ है कि आपने अगर एमआरपी कंट्रोलर सिस्टम के अंदर बनाना है तो उसका ये एक पाथ दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन है? गौरी साहब है। ये स्क्रीन है जी। यहाँ पे करना है STRO, ठीक है। अब हम ये देखिए आगे, पहले जो हमने जितना भी काम किया इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर काम किया, ठीक है, सही है। हम्म। अब जो जी है जी। ठीक है। हम अब हम जा रहे हैं अपने रेलिवेंट एरिया के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। ये है प्रोडक्शन, ठीक है। हम्म। इसी तरह का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे ये है, ये SD का मॉड्यूल है, ये पूरे पूरे मॉड्यूल है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन के अंदर ये चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं। बेसिक डाटा है, सेल्स ऑपरेशंस प्लानिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। तो ये सारे टॉपिक हैं प्रोडक्शन के जो हमने डिस्कस करने हैं। यहाँ पे जाके हम करेंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर। यहाँ पे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के बाद हमने जाना है मास्टर डाटा। ये है डिफाइन MRP कंट्रोलर्स, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? जी सर। हम्म। यहाँ पे ये SAP की जो स्टैंडर्ड जो ब्यूटी है या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो यही है कि इसमें अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी आ जाए तो बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसा कि हमने प्लांट क्रिएट किया तो उसको क्रिएट करने का तरीका कर क्या था, सेम इसी तरह की एक विंडो आई थी, उसमें ऑलरेडी जितने ओपन थे वो खुल गए थे, ठीक है। अगर हमें नया लेना था तो यहाँ पे क्या करते थे, प्लांट लेते थे, MRP कंट्रोलर, ये ऑलरेडी जितने MRP कंट्रोलर खुले हैं ना ये यहाँ पे आ रहे हैं सारे। इसका नेम यहाँ पे रख लेते हैं। ये देखिए ऐसे 01 रखा था, जो उसका नाम था प्लांट का खुद ही आ गया, ठीक है। उसका कोई टेलीफोन नंबर, उसका रिसेप्शन नेम, ये चीजें आप यहाँ पे इसको देके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये ले जी, ये एक MRP कंट्रोलर जो है वो खुल गया। सर यहाँ पे सर एक हम क्वेश्चन अपनी था। मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर दे सकते हैं, हाँ जी, चाहे कुछ कुछ काउंटिंग भी हो दे या सकते हैं अल्फाबेट हो। जी। जब नया खोल रहे हैं तो कुछ भी रख सकते हैं। ओके। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरा। जी। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरा कि जब भी हम कोई चीज सेव करते हैं प्लांट बना के या स्टोरेज लोकेशन बना के, तो ये एक छोटी सी विंडो हमारे यहाँ सामने ओपन हो जाती है जहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी देनी होती है। वो अब जब आगे कोई काम करते हैं ना तो नई रिक्वायरमेंट अगर आएगी ना वो आपको दोबारा बता देता हूँ उसमें क्या होता है। नहीं, पूछना मैं ये चाह रहा था कि आपने बताया था उसमें कि ट्रांसपोर्टेशन आपने दे के सेव करवानी है, वो सब नहीं दे के सेव करवानी होती है कि कुछ तब स्पेसिफिकली? में जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो सिस्टम ट्रांसपोर्ट मांगता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर चीज होती है, ये हमने प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर लेके जानी होती है। क्योंकि ये आइडस सर्वर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आगे नहीं जानी, ये सिर्फ इसी सर्वर के ऊपर रहनी है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी ट्रांसपोर्ट के अंदर इसको डाल देते हैं। MRP कंट्रोलर की समझ आई है आपको? यूज आगे जाके इसका यूज होगा
तो आपको मजीद समझ आएगी। आप भी सिर्फ इतना समझ लें कि जो मैंने बताया है वो समझ आ गई आपको। उसके बाद आते हैं, बारी आती है कैपेसिटी प्लानर की। ठीक है, कैपेसिटी प्लानर ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर evaluating the current work centers। कैपेसिटी प्लानर अपने नाम से समझ आ रहा है कि जो किसी भी मशीन की कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी को जिस बंदे ने प्लान करना है वो कैपेसिटी प्लानर होगा। ठीक है, बोल दिया करो यार आगे से। मुझे स्क्रीन ही चेंज हुई है। क्लियर है सर? स्क्रीन ही दिख रही, बताओगे तो मैं बताओ करूंगा। ये देखो, हमने एमआरपी कंट्रोलर किया अभी, ये सारा ठीक है। ठीक है सर। जी सर। उसके बाद हम कर जाते हैं कैपेसिटी प्लानर के ऊपर। ठीक है, जी सर। कैपेसिटी प्लानर कौन है? वो बंदा होता है जिसने किसी भी मशीन की कैपेसिटी को प्लान करना है, उसको उसकी ओवर कैपेसिटी, अंडर कैपेसिटी, उसकी वैल्यूएटिंग, सारा काम जिस बंदे ने करना होता है वो होता है कैपेसिटी प्लानर। ठीक है, जी सर। क्योंकि प्रोडक्शन प्लानिंग जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो किसी न किसी मशीन के थ्रू होती है, किसी न किसी प्लांट के थ्रू होती है। तो हर प्लांट की, हर मशीन की एक अपनी कैपेसिटी, एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट से बाहर हम काम नहीं कर सकते। उसकी कैपेसिटी को मेंटेन रखना भी एक जो है वो आर्ट है, और हर बंदा उसको नहीं कर सकता। तो कैपेसिटी प्लानर होते हैं, स्पेशल पर्सन होते हैं जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को प्लान कर रहे होते हैं। तो ये वो पर्सन होते हैं जिन्होंने मशीन की कैपेसिटी को मैनेज करना होता है। ठीक है, जी एक जो है हम कैपेसिटी प्लानर खोल देते हैं। ये SPRO के अंदर गए, यहाँ पे हमने जाना है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जाना है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यहाँ पे मास्टर डाटा। ठीक है, और मास्टर डाटा के बाद हमने जाना है कैपेसिटी डाटा सेट। डिफाइन कैपेसिटी सेटअप कैपेसिटी प्लानर। कैपेसिटी प्लानर ये भी एज इट इज वही विंडो आई है, प्लांट वाली, कंपनी कोड वाली, MRP कंट्रोलर वाली। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि एज इट इज हमने कॉपी करना है और इसको नया नंबर दे देना है, इसको नाम दे दें जो भी है इसका नाम, और इसको सेव कर दें। ठीक है, अब जब मैंने एंटर किया तो ये सिस्टम ने पूछा थी रिक्वायरमेंट जो है ट्रांसपोर्ट। जी देखिए, सर। हमेशा जब भी हम एक्चुअल किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो इसी तरह हर ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं किया जाता। जब ये विंडो आती है तो यहाँ पे ये न्यू का बटन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं जी कैपेसिटी प्लानर, कि हमने इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या बनाया, कैपेसिटी प्लानर। ठीक है, पर सर, ये अगर हम ना भी दें तब भी ये सेव ना भी कर दे को देता मसला है। नहीं है, कोई मसला नहीं, ना भी देंगे तो। लेकिन ट्रांसपोर्ट इतनी ज्यादा होती है तो बाद में फिर सर एक चीज पूछनी है। सर्च करनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है सर। जी सर एक चीज पूछनी है। जी, सर ये जिसा सेटअप कैपेसिटी प्लानर है, इसका यहाँ से पता चल सकता है ये इसका टी कोड क्या है? सेटअप कैपेसिटी प्लानर जी, अक्सर इसका टी चीजों के कोड पता चल सक। अक्सर चीजों के टी कोड जो है SAP ने नहीं दिए होते। ठीक है, ओके। अक्सर के दिए होते हैं। अगर अगर किसी का टी कोड हो, अवेलेबल हो, तो जैसे ही हमको टी यहाँ से चीज चलाते हैं ना,
तो यहाँ पे इस जगह पे अगर आएंगे ना आपको, तो यहाँ पे सिस्टम आपको बता देगा ट्रांजैक्शन, इसकी ट्रांजैक्शन, ये कह रहा है इसकी ट्रांजैक्शन SPRO है, इसका कोई टी कोड नहीं है। अगर टी कोड होता तो यहाँ पे उसने इसका टी कोड दे देना था। अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक है, सर। तो ये दोबारा बताइएगा किधर आएगा। ये नीचे ये एक LOV है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इस बार के ऊपर क्लाइंट देखना है कि किस क्लाइंट के ऊपर लॉगिन है, या फिर हमने यूजर देखना है कौन सा यूजर के ऊपर लॉगिन है, या फिर हमने देखना है कौन सा ट्रांजैक्शन कोड है वो चल रहा है। तो जिस चीज को सेट कर देंगे हमेशा वही यहाँ पे चेंज होती रहेगी। ठीक है। अगर मैं ठीक है किसी सर। और टी कोड पे जाऊंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो टी कोड आ जाएगा। सही है सर। ठीक है सर। अच्छा, कैपेसिटी प्लानर, ये हमने किया कैपेसिटी प्लानर। कैपेसिटी प्लानर के बाद होता है प्रोडक्शन स्केजुलर्स। प्रोडक्शन जिसने स्केड्यूल करनी होती है, एक वो भी होता है जिसने प्रोडक्शन स्केड्यूल करनी है कि कौन सी प्रोडक्शन कब होनी है और कैसे होनी है। ठीक है। इसका टी कोड है, ये देखिए टी कोड उसने इसका दिया हुआ है OPJ9, इसका टी कोड है। ठीक है। सर ये कैपेसिटी प्लानर और प्रोडक्शन स्केड्यूलर ये इंडिविजुअल्स है ना। दो डिफरेंट चीजें हैं। कैपेसिटी प्लानर है मशीन को जो है उसकी कैपेसिटी को मैनेज करना, और स्केजुलर जो होता है जिसने ऑर्डर्स को स्केड्यूल करना है कि कौन सा ऑर्डर कब चलाना है, कौन सा कब चलाना है, कौन सा कितने बजे चलाना है, ये स्केजुलिंग होती है। सर ये कोई बंदा होगा, कोई डिपार्टमेंट होगा, कोई प्रोसेस होगा। हर कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग और PPC के डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग के डिपार्टमेंट होते हैं जो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। वैसे तो जो जी ERP सर। सिस्टम है जिसको हम ERP कहते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, SAP की ERP सिस्टम है, तो इसमें हर चीज सिस्टम खुद करता है। सिस्टम हर चीज प्लान करके देता है, लेकिन प्लानिंग के पीछे कोई ना कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल तो होता है ना। सिस्टम ने प्लान कर दिया तो पीछे कोई बंदा तो उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो हर जगह पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। जी सर। अच्छा, यहाँ पे ये OPJ9 टी कोड दिया हमने, इसको एंटर किया, तो यहाँ पे एज इट इज देखें जितने भी है ना प्रोडक्शन स्केजुलर यहाँ पे ऑलरेडी खुले हुए हैं सारे प्रोडक्शन। तो किसी एक को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको प्लान देते हैं, नाम इसका रख देते जी, और प्रोफाइल इसकी। प्रोडक्शन प्रोफाइल जो है यहाँ पे पहले बनानी पड़ेगी। प्रोडक्शन प्रोफाइल यहाँ पे उसने बताना चाहिए था उसे कि पहले प्रोडक्शन प्रोफाइल बनाए। चले खैर, इसमें ऐसा होता है कि इस तरह कर कभी कभी आपको इस तरह का आ जाए मसला, तो इस फील्ड के ऊपर हमने करना है F1, और ये कस्टमाइज का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर, ये हम प्रोडक्शन प्रोफाइल बना रहे हैं सर। क्या चीज, प्रोडक्शन प्रोफाइल बनाने प्रोडक्शन की कोशिश प्रोफाइल के करें। ऊपर प्रोफाइल उसको साइन करनी ना, तो ये प्रोडक्शन प्रोफाइल के ऊपर ले गया हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू एंट्री करेंगे, बल्कि न्यू एंट्री में सारा डाटा हमें फिल करना पड़ेगा। पहला ही कॉपी करते हैं, इसको प्लान देते हैं SA01। ये जो स्केजुलिंग है, इसका जो पर्पस क्या है, ये जब हम प्रोडक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारी चीज आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है। जी सर।
अभी ये इसको क्रिएटिंग सीख लो, इसकी क्रिएटिंग इस तरह होती है। तो ये प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन के ऊपर ये सारे चेक्स जो है हमें बताएंगे कि इनका क्या फायदा क्या नुकसान है, क्या करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, आ जाना है एसएपी के अंदर, एसएपी कैलेंडर। कैलेंडर से तो आप सर वो वाकिफ होंगे। प्रोफाइल बना के पुट कर दी। वो तो कर दी है ना, उसको देखें यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक पे। इसी स्क्रीन के ऊपर हमने ये जो विंडो खुली इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे एंटर करेंगे ना, तो ये देखें वही आ गया यहाँ पे। इसको सिंपल यहाँ पे सेव कर देंगे आप। सही है। सही है सर, बस अब कोई हम नंबर ही देना है। हाँ जी, वो बन गया, वो सिस्टम के अंदर बन गया, वो दिखा देता हूँ आपको मैं। स्केड्यूलर शेड्यूल के बाद आ जाती है कैलेंडर। कैलेंडर से तो आप वाकिफ होंगे। कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर और दूसरे कैलेंडर जो है, कौन कौन से कैलेंडर हैं जी? देसी कैलेंडर है, इस्लामी कैलेंडर है। फिलहाल इस्लामिक याद आ रहा है सर, सुबह छुट्टी भी है। बता दो यार। डिजिटल कैलेंडर। अच्छा, ये क्या होता है कि एसएपी के अंदर भी कैलेंडर जो है वो एसएपी के अंदर एक स्टैंडर्ड कैलेंडर बना होता है, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड चलते हैं कैलेंडर। हमने यहाँ पे एक फैक्ट्री कैलेंडर बनाना होता है, जिसके अंदर हमने ये पब्लिक हॉलीडेज वगैरह जो है, हमने हॉलीडेज कैलेंडर बनाना होता है, ठीक है। इसके अंदर ये चीजें सारी देनी होती है हमें। उसके बाद फिर फैक्ट्री कैलेंडर बनता है, ठीक है। फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर ये चीजें आ जाती है, ठीक है। अभी हम सर जो कैलेंडर, एसएपी कैलेंडर है, क्या चीज? सर जो एसएपी कैलेंडर है, हाँ, वो उसमें जो भी हमने चेंजिंग करनी है वो हमने अपनी फैक्ट्री के हिसाब से खुद करनी होगी या फर्म के हिसाब देखो से? एक एक स्टैंडर्ड कैलेंडर है पूरी दुनिया में, जो जनवरी से शुरू होता है दिसंबर में जाकर खत्म होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। दूसरा हमारा फैक्ट्री का कैलेंडर है कि एक फैक्ट्री पाकिस्तान में है, एक फैक्ट्री यूके में है, एक फैक्ट्री दुबई में है। तो हो सकता है कि हर कंट्री के अंदर उनके जो इवेंट्स हैं वो डिफरेंट हो, उनकी छुट्टियों के दिन डिफरेंट हो, तो वो सारा कैलेंडर जो है वो पूरे साल का बन जाता है, ठीक है। ठीक है। अगर आप नया कैलेंडर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जाके ये एक है, इस पाथ के थ्रू कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका टी कोड है, SCAL, स्काल क्या है इसको, स्केल क्या है इसको। ये है जी। फिर ये जी बोले। हम क्रिएट नहीं करेंगे सर ये कैलेंडर? दिखा रहा हूँ ना, वही करने लगा हूँ। यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज है, इसको चेंज करें। ये देखें जी, पब्लिक हॉलीडेज 13 अगस्त की किसी ने हॉलीडे कर बना दी है। कोई अल्लाह का बंदा था, तो उसने कहा जी 13 अगस्त को छुट्टी होती है। ये सर रिपब्लिक दूसरी दुनिया से आया होगा ना। ये ना पाकिस्तान का ना इंडिया का, पता नहीं किसी और मुल्क का हो गया ये। ये देखें, ईद उल फितर की छुट्टियां किसी ने सेव की हुई हैं। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपल न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंटर करके इसको डे दे देंगे, कौन सा डेट तो कौन सा डे है। मैं कहता हूँ जी 01 है, और 16 अगस्त। 01, ठीक है। अच्छा, मंथ नीचे थर्सडे होगा, जीरो फ्राइडे होगा, फाइव सैटरडे संडे, या नॉट गारंटीड है। हमें क्या पता उस दिन क्या होगा, ठीक है। अगर आप करना भी है तो थर्सडे करके इसको न्यू पे क्लिक कर दें। सर मंथ पे 05 कर दें, क्या होता है फिर क्या डेज दे दे सही। मंथ पे 05 कर दें, वैसे भी फर्स्ट 05 कर देते लेबर हैं डे यार, छुट्टी होती है। आपकी मान लेते हैं।
एंटर शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये कह रहा है जी इसका नाम रखे, क्या नाम रखना है, इसका नाम रखना जी हमने, क्या नाम रख दें? लेबर डे। मुराद बर्थडे, ठीक है मुराद। यस सर। आपका रिलीजियस कौन सा, रिलीजियस भी बता दो। सर कैथोलिक लिख दूं? कैथोलिक, कैथोलिक तो नहीं है आप? नहीं सर, जून है ये तो मेरे ख्याल रिलीजियस, से कैंसर। रिलीजियस रिलीजियस की बात हो रही है। रिलीजियस। तो इस्लाम है सर। इसराइली के, ये कैथोलिक है आप। इस्लाम का देखो कहाँ पे है, ये हिंदू भी है इसमें, देख लो करना हिंदू तो। आ रहा है। ऑर्थोडॉक्स है। ये 29 29। ये टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है यार, देखो। शॉर्ट हॉलीडे नेम में कह रहा है सर। तो शॉर्ट टेक्स्ट नेम क्या है? शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर शॉर्ट हॉलीडे नेम, यस। इधर गया जी मुराद, अब इसको सर्च कर लें। कंट्रोल एफ। ये मुराद की बर्थडे आ गया जी, ठीक है। यस सर। चलो जी, अब बैक आ जाते हैं इसको। अब ये है हॉलीडे, ये पब्लिक, अच्छा पब्लिक हॉलीडे भी कर सकते हैं, हॉलीडे भी कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। पब्लिक हॉलीडे आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, और हॉलीडे आपकी जो स्पेशल इवेंट्स को हो जाते हैं, ये वो हो जाते हैं। आगे आ गया फैक्ट्री कैलेंडर। तो फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर ये इतने कैलेंडर जो है वो डिफाइन है, 1990 से 2020 तक, इससे आगे गया ही नहीं है कोई बेचारा। यहाँ पे न्यू करते हैं, ठीक है। न्यू के अंदर फैक्ट्री कैलेंडर देते हैं मुराद MR, ठीक है। और ये कहते हैं जी, ये कब से कब तक है, 1990 से लेके, इसको हमेशा ये वाली डेट देते हैं, ठीक है। ये हमारी फैक्ट्री बंद नहीं सर ये होती, चलती रहनी है। अब इसमें बता देना कि वर्किंग डेज कितने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। सैटरडे भी यस ऑन सर। होता है, ठीक है। एंटर करें इसको। ये वैलिडिटी इंटरवल कह रहा है जी, ये कह रहा है जी प्लीज एंटर वैलिडिटी इंटरवल। फैक्ट्री डेट स्टार्ट कब से है, 1999 से है। 2098 कर दें। ये कह रहा है 1900 से पीछे नहीं, 1900 से 1900 से 2098। 2000। लो जी, पूरा हफ्ता ही ऑन कर दिया है, ये संडे का ऑफ कर देते हैं यार। ये फैक्ट्री कैलेंडर वाज सेव्ड, ठीक है। तो ये फैक्ट्री कैलेंडर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये फिल्टर है, फिल्टर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे हम करेंगे MR, मुराद से हमने बनाया था जी। तो ये फैक्ट्री कैलेंडर मुराद से बन गया जी, उन 1900 से लेकर 2098 तक चला गया, ठीक है। यस सर। बना लेंगे फैक्ट्री कैलेंडर भी। जी यस सर। सर। ये कैलेंडर शो किधर होगा हमें? शो कहाँ पे होगा, ये एक चीज, अच्छी चीज, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बाई 6। मुझे भी याद नहीं है, देखने दो कहाँ पे इसने लगना है।
चलते हैं आगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, फैक्ट्री कैलेंडर आपके प्रोडक्शन के अंदर ही चलना है। सर मेरे ख्याल से शायद राउटिंग एरिया में या वर्क सेंटर की तरफ होगा, कहीं शो होगा। चलेंगे आगे ना, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। वहां पे कहीं जाके कैलेंडर शो होगा। सीआरसी अच्छा, अभी सिक्योरिटी कोड का। सेशन खत्म होने में रह गए, हाँ जी, 1 मिनट और 30 सेकंड। क्वेश्चन करें कोई, फिर नया सेशन दोबारा कर लेंगे उतनी देर में। थोड़ा सा ओवरव्यू स्टार्ट से बता दो, यहाँ डेटा है। रिकॉर्डिंग मिल जानी है, कौन है ओवरव्यू लेने के लिए? सर वो इससे पहले वाली जो रिकॉर्डिंग थी बीच में वो सारा ब्लर हुआ हुआ था। ब्लर हुआ था? जी। नहीं यार। बीच का हिस्सा नहीं है जहाँ हम वो बना रहे थे मटेरियल कोड की रेंज, हाँ कुछ हाँ। हिस्सों में पूरा ब्लर हुआ हुआ था, समझ में नहीं आ रही थी। सर मेरी स्क्रीन है, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहीं से देख के नहीं है इसका कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्यों वो रेंज नहीं बना पा रहा हूँ मैं। चलो शेयर करो। नेक्स्ट सेशन में शेयर कर लें सर, अभी तो टाइम कम रह गया। हाँ तो 1 मिनट में हम जब तक वही देख लेंगे ना। यार अच्छा ना, सेशन खत्म हो जाता, 10 मिनट के लिए ब्रेक मिल जाती है, मैं थक जाता हूँ बोल बोल के, आप सारे चुपका के सुनते रहते हो। तो एनर्जी ड्रिंक पी लिया करेंगे। सर ये बनाया था हमने मटेरियल टाइप। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या करना है सर? तकरीर शेयर कर दिया आपने, नहीं हुई आज? अच्छा, जी सर। यहाँ पे आपने इसके ऊपर करना है राइट क्लिक, जो भी मटेरियल टाइप बनाई है, जी सर। इसको करना है असाइन पॉसिबल ग्रुप्स, असाइन एलिमेंट ग्रुप।